नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग अपने सीटेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसको देखेंगे और उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और इस तैयारी को सभी लोग साथ में मिलकर पूर्ण रूप से अंजाम तक पहुंचाएं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण का आज ये पहला वीडियो है और जिसका ये पहला प्रश्न है, हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपिकोआ और नारियल के पेड़ उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? इसका ऑप्शन है 1 में केरल, 2 गोवा, 3 असम, 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन 1 गोवा, केरल। ऑप्शन 1 केरल। हमारे देश के केरल राज्य में अधिकांश व्यक्ति जो है वो अपने घरों के आंगन में टैपिकोआ और नारियल उगाते हैं। इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। टैपिकोआ कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। इसका स्वरूप शकरकंद की तरह होता है। इसके अंदर का रंग सफ़ेद होता है, जबकि नारियल समुद्री तट के सहारे पाए जाने वाला एक बीजपत्री पौधा है जिसके फल को खाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से केरल राज्य में जो है वो टैपिकोआ और नारियल के पेड़ उगाए जाते हैं जिनका प्रयोग खाना को यानी भोजन को स्वादिष्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है? पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देता है? ऐसा कौन सा प्रजाति है पक्षियों का जिसमें नर प्रजाति का जो पक्षी है वो सुंदर घोंसले बनाते हैं और उन घोंसलों में से किसी एक सुंदर घोंसला को मादा पक्षी पसंद करती है और उसमें अंडे देती है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है, बया या वीवर पक्षी। बया या बीवर पक्षी जो है वो एक प्रजाति है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे अपने आशियाने का सिर्फ एक ही बार उपयोग करते हैं। बया हर सीजन में एक नया घोंसला बनाकर ही रहना पसंद करती है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बया पक्षी या वीवर पक्षी। प्रश्न संख्या 3 है। 3 में कहता है कि आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। देखिए, ऑप्शन 3 कहता है कि आपका घर X पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निकटतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या है? तो यह एक प्रकार का रीजनिंग प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम लोग फिगर ड्रॉ करके समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसे सही ऑप्शन इसमें से चुन सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि आपका घर X पर स्थित है, तो हम मान लेते हैं कि ये X जो है ये हमारा घर है। और फिर आगे कहता है कि आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है, तो ये Y बिंदु जो है ये हमारे पिताजी की दुकान है। यद्यपि आपके और आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में
गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारी घर है एक्स, हमारा घर, और ये हमारे पिताजी का दुकान है वाई। बीच में एक गहरी नहर है जिसके कारण हम सीधा एक्स से वाई यानी दुकान तक नहीं, अपने घर से दुकान तक नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हमें एक दूसरा रास्ता बताया गया है। आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं, तो हम अपने घर से दक्षिण की ओर 200 मीटर तक सीधा चलते हैं। हम इधर देख रहे हैं कि ये इसी प्रकार से जो है नक्शे में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का जो है दिशा ज्ञान होता है, दिशा बताया जाता है। तो इसी दिशा के अनुसार हम नीचे की ओर यानी दक्षिण दिशा की ओर 200 मीटर चलते हैं, और 200 मीटर चलने के बाद इस बिंदु पर आने के बाद फिर ठीक हम पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। तो यहाँ पे कोई पुल है और यहाँ पे हम पूर्व दिशा में 150 मीटर लंबा पुल पार करके हम इस बिंदु तक आते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु ए और इसको बिंदु बी, तो हम बिंदु बी तक पहुँचते हैं। उसके पश्चात फिर कहता है कि यहाँ बिंदु बी पर पहुँचने के बाद फिर हम उत्तर की दिशा में 200 मीटर चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुँचते हैं। तो बिंदु बी से 200 मीटर की दूरी तय करते हुए हम बिंदु वाई तक यानी कि अपने पिताजी की दुकान तक पहुंच जाते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्या होगी। तो आप इस फिगर से देख सकते हैं कि वाई के सापेक्ष जो हमारा घर होगा वो पश्चिम दिशा, वाई के सापेक्ष यानी हमारे दुकान के सापेक्ष हमारा जो घर होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा, और घर के सापेक्ष हमारा दुकान जो होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। परंतु प्रश्न पूछ रहा है कि वाई के सापेक्ष घर किस दिशा में है। तो वाई के सापेक्ष घर पश्चिम दिशा में है, और दूरी जो है, जो नीचे दूरी हमने पार की है वही सेम दूरी ऊपर भी रहेगा। अतः दूरी जो है वो 150 मीटर ही होगा और पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही होता है। 150 मीटर ठीक पश्चिम की ओर, 150 मीटर ठीक पश्चिम दिशा की ओर, यही हमारा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसे देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कहता है। प्रश्न 4 कहता है कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किस रोग से पीड़ित हो सकता है? जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया होगा, वैसे जो पेशेंट होंगे, वैसे जो रोगी होंगे, वो किस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जिन्हें पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने की आवश्यकता हो। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, एनीमिया से। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर ने किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरी पत्तीदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित रोगी है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर में आरबीसी की गुणवत्ता या संख्या कम हो जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है। अतः व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। इस रोग में हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, चुकंदर, शकरकंद, ब्रोकली व अनाज का सेवन करना लाभदायक होता है, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और एनीमिया को कम करने में मददगार होता है। इसीलिए डॉक्टर ने उस मरीज को प्रतिदिन आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सलाह दिया। ठीक है, इस चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कहता है कि ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्र धातु है जिसका प्रमुख संघटक क्या क्या होगा? ऑप्शन है 1 में सीसा यानी कि लेड और टीन। ऑप्शन 2 है कॉपर यानी तांबा और टीन। ऑप्शन 3 है कॉपर यानी तांबा और जिंक यानी जस्ता। ऑप्शन 4 है एल्युमिनियम, कॉपर यानी तांबा और टीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी कॉपर यानी तांबा और टीन। कांसा जो होता है वह एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अन्य तत्वों से मिलके बना हुआ जो कोई धातु होता है
उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें दो या दो तत्वों से जो मिलके धातु बनते हैं उनमें दोनों तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जिनमें अनुपात निश्चित हो जाएगा वो यौगिक होंगे। तो जिनमें अनुपात थोड़ा सा निश्चित नहीं होता है वो धातु कहलाते हैं। इसीलिए कांसा जो है यानी कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक कॉपर यानी तांबा और टीन है। इसमें 88% कॉपर होता है, 12% टीन होता है। कांसे धातु का उपभोग जो है वो सिक्का बनाने में, घंटी बनाने में, बर्तन बनाने में आदि में किया जाता है। कांस्य धातु के बर्तन में भोजन करने से रक्त व त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, कॉपर यानी तांबा और टीन। अब चलते हैं, हमारा प्रश्न संख्या 6 है। 6 में कौन सा प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ऑप्शन बी है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर की ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ऑप्शन सी कहता है, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। ऑप्शन डी क्या है, चलिए इसे देखते हैं। ऑप्शन डी कहता है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीन द्वारा बुनाई की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कूट है ऑप्शन ए में केवल बी, ऑप्शन 2 में केवल डी, ऑप्शन 3 में ए, सी और डी, ऑप्शन 4 में ए, बी और सी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन 4 यानी ए, बी और सी। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना के संबंध में कहा जाता है कि एक पश्मीना शॉल जो होता है वह 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, उसमें 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। कोमल पश्मीना पहाड़ियों पर पाली जाने वाली एक बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है। ये बकरियां 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। ये बाल इतने महीन होते हैं कि इन्हें मशीन पर नहीं बुना जा सकता, इसलिए इन शॉलों को हाथ से बुना जाता है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक पश्मीना शॉल तैयार होती है। लद्दाख के चंपा जनजाति पश्मीना शॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, कथन ए, बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों के द्वारा बुनाई की जाती है, यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि बाल इतने पतले होते हैं कि उसे मशीन के द्वारा नहीं बल्कि हाथों से उसकी बुनाई की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 है, किस वर्ष भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? किस साल गुजरात में ऐसा भूकंप आया था कि जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए कहता है 2000, ऑप्शन 2 2001, ऑप्शन 3 है 2002 या ऑप्शन 4 2004। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि 2001। 2001 में गुजरात में ऐसा भूकंप आया था जिसमें 1000 या उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। 26 जनवरी 2001 को देश के 52वें गणतंत्र दिवस के दिन भुज यानी गुजरात में भूकंप आया था। इस भूकंप में कम से कम 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस भूकंप का केंद्र गुजरात के कच्छ जिले के भयानक तालुका के चाबरी गांव से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। अतः प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर जो है वो है 2001 ऑप्शन 2। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। क्या कहता है? प्रश्न 8, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी
शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। हमारे देश की राजधानी जो दिल्ली है उसके सापेक्ष जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वह क्रमशः स्थित है। किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए कहता है उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है। ऑप्शन 2 कहता है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन 3 कहता है दक्षिण और उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन 4 कहता है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 यानी कि उत्तर और दक्षिण में। अतः प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 उत्तर और दक्षिण में। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण में स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली 28 डिग्री 61 मिनट उत्तरी तथा 27 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जबकि हिमाचल प्रदेश 31 डिग्री 6 मिनट और 32 डिग्री उत्तर पूर्वी अक्षांश पर तथा मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अतः प्रश्न संख्या 8 का जो होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तर और दक्षिण में जो है वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। क्या कहता है? शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वह गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है। इसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले। तो कोई व्यक्ति है जो शिमला हिमाचल प्रदेश में रहता है, वहाँ उसके घर है और वह सबसे पहले भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है का भ्रमण करना चाहता है और उसके पश्चात वह गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है वहाँ जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी। किस दिशा में उनकी यात्रा होगी? ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन पहला कहता है कि दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर होगी उसकी दिशा। ऑप्शन 2 कहता है दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर होगी। ऑप्शन 3 कहता है दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर होगी और ऑप्शन 4 कहता है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर होगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी कि दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर उनका जो है दिशाएं होंगी। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर भोपाल यानी मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है तो इसके पश्चात वह गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की जो दिशाएं होंगी वो पहले दक्षिण और इसके पश्चिम की ओर होगी। भोपाल शिमला के दक्षिण में तथा गांधीनगर भोपाल में पश्चिम दिशा में स्थित है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 3 यानी दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है। 10 में क्या कहता है? हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है समुद्र तट यानी अरब सागर से लगती है? ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है पुडुचेरी, ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। तो हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन 2 यानी कर्नाटक राज्य से। कर्नाटक राज्य की सीमा जो है वह अरब सागर से लगती है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है जहां बंगाल की खाड़ी स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से ये सब जो प्रदेश है इनकी सीमाएं लगती है। ठीक है, तो इस तरह और प्रश्न संख्या 10 का जो होगा ऑप्शन 2 यानी कर्नाटक सही है, यानी कर्नाटक जो राज्य है वह अरब सागर से लगता है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या कहता है? प्रश्न 11 में बोलता है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? यानी चिराओ एक विशेष प्रकार का नृत्य है जो कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन 2 है मिजोरम, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, ऑप्शन 4 है झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 यानी मिजोरम। ऑप्शन 2 यानी मिजोरम। चिराओ या चिराओ नृत्य मिजोरम राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को बांस के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, बांस नृत्य का, क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य को 6 से 8 लोगों के द्वारा बांस की एक जोड़ी पर
दूसरी बांस की एक जोड़ी को क्षैतिज रूप में जमीन पर रखकर विशेष अवसरों जैसे फसल की अच्छी पैदावार पर प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र के रूप में जरियाल व ड्रम का उपयोग भी किया जाता है। तो यह बांस के प्रयोग के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है जिसका नाम है चिराओ या चेराओ। यह मिजोरम राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। चलिए, तो इस तरह प्रश्न 11 का जो है ऑप्शन 2 सही उत्तर है। अगले प्रश्न 12 की ओर बढ़ते हैं। यदि आप, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी यानी कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है बिंदु ए पर है से पुडुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 है ठीक दक्षिण में होगी, ऑप्शन 2 है ठीक पश्चिम में होगी, ऑप्शन 3 है दक्षिण पश्चिम में होगी या ऑप्शन 4 उत्तर पूर्व में होगा। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी कि इसका जो मानचित्र पर जो ए के सापेक्ष की दिशा जो होगी वह उत्तर पूर्व होगी। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी को जो कोलकाता यानी कि बिंदु ए, कोलकाता को बिंदु ए मान के जो है हम पुडुचेरी यानी बिंदु बी तक अगर हम खींचे, पुडुचेरी को बिंदु बी और कोलकाता को बिंदु ए मान के दोनों के बीच ए बी अगर हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो बिंदु बी के सापेक्ष दिशा होगी वह उत्तर पूर्व की दिशा होगी। यानी बी यानी पुडुचेरी के सापेक्ष कोलकाता जो होगी यानी बिंदु ए जो होगी वह उसकी दिशा जो होगी वह उत्तर और पूर्व की ओर होगी। अतः प्रश्न संख्या 12 का जो है उत्तर पूर्व ऑप्शन 4 जो है वह बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 13। क्या कहता है, प्रश्न 13 कहता है उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का नाम क्या है। उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 12 वर्ष की जब वो थी तभी जो है वजन उठाने का अभ्यास जो है आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक 130 किलोग्राम का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते। उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने 12 वर्ष की उम्र में ही वज़न उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था और 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा के 29 मेडल जीती। वो खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन ए कहता है सुनीता विलियम, ऑप्शन 2 कहता है वाहिदा प्रीजिम और ऑप्शन 3 कहता है बछेंद्री पाल, ऑप्शन 4 है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यानी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु से ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते। ज्ञात हो कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक थी। वे ओलंपिक खेलों में यानी सिडनी में जो ओलंपिक खेल हुआ था 2000 ईस्वी में उसमें कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी थी। इनका जन्म 1 जून 1975 को श्री काकुलम में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 12 वर्ष से अभ्यास शुरू किया, 130 किलोग्राम तक का वजन उठाया और 29 मेडल, कुल 29 मेडल उन्होंने जीते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारा कितना है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। चलिए देखते हैं 14 में क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। किसी पर्यटन ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली, यानी ट्रेन जो है एर्नाकुलम वह टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 पर बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटन की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी? हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की औसत चाल क्या थी। ऑप्शन 1 है 96 किलोमीटर, ऑप्शन 2 है 72 किलोमीटर, ऑप्शन 3 है 48 किलोमीटर या ऑप्शन 4
36 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। कुल दूरी दिया गया है, कुल दूरी है 1896 किलोमीटर, ठीक है। और जो हम समय देखते हैं कि टाउन से 22:40 पर चलती है और अगले दिन यानी कि 10 नवंबर को 22:40 पर चलती है और 12 नवंबर को जो है 14:10 पर पहुंचती है। इसमें दोनों में जो उसका कुल समय व्यतीत होता है ट्रेन को चलने में, वह है, जब हम दोनों का समय निकालते हैं तो समय आ जाता है हमारा 39.5 आवर यानी 39.5 घंटा। तो हम चाल निकालने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितना हो गया 1896 और कुल समय कितना लग रहा है 39.5 घंटा। तो इस तरह से हम भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 1896 में जब हम 39.5 से भाग करेंगे तो काट के दोनों को कटने पर ये आ जाएगा हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन 3, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेन चलेगा यानी चला, ठीक है। यह 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल रही, ठीक है। तो और प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, सॉरी प्रश्न संख्या 14 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। वह कौन सा मसाला है जिसको केरल में उगाया जाता है, कौन सा समूह। नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इन ऑप्शनों को पढ़ के इनमें से वह समूह निकालना है। नीचे समूह दिया गया है, नीचे ऑप्शन के रूप में समूह दिया गया है। इन समूह से एक समूह को चुनना है जो ये बताए कि ये सभी मसाले जो हैं वह केरल राज्य में, केरल में उगाया जाता है। समूह या प्रथम है यानी पहला ऑप्शन है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता और इलायची। समूह 2 यानी ऑप्शन 2 है तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। ऑप्शन 3 है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। ऑप्शन 4 है जीरा, काली मिर्च और इलायची। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 यानी समूह 2 जो है वह बिल्कुल सही है, यानी तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची यह तीनों मसाले जो हैं वह केरल राज्य में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। 15 प्रश्नों का आज का यह समूह है। हम और भी प्रश्न करा सकते थे परंतु और प्रश्न करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अतः आगे का प्रश्न जो है हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना तैयारी को जारी रखिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। हमें अपना प्यार और सहयोग जरूर दें और हम आप लोगों के साथ इसी तरह से बने रहेंगे और भी अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाया जाएगा और आप लोगों की तैयारी में पूर्णतः सहयोग किया जाएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।